हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों। इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का हम लोगों का आज लास्ट पीरियड है, यानी 8वां पीरियड है। धीरे धीरे बच्चों चैप्टर बड़ा था, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा हम लोगों को। आज हम लोग लास्ट की बची हुई 4 मेथड्स को और देखेंगे। एक तो क्रिस्टलाइजेशन, दूसरा क्रोमेटोग्राफी। तो पहले आप क्रोमेटोग्राफी को समझ लो अच्छे से। क्रोमेटोग्राफी क्रोम वर्ड्स बन रहा है, क्रोमेटोग्राफी। इस मेथड का जो प्रिंसिपल है वो लिख देता हूं मैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन solubility of different component of the mixture. Principle. This method is based on differentiating solubility of different component. अलग अलग कंपोनेंट की जो सॉल्युबिलिटी है पानी में वो अलग अलग है, इसके ऊपर ये बेस्ड है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग देखें बच्चों, तो जो ब्लैक कलर की इंक है आपकी, वो 2 तरह की इंक से मिलकर बनती है, रेड और ब्लू। रेड और ब्लू दोनों कलर, दोनों डाइज आपस में मिक्सअप होती हैं, रेड और ब्लू कलर, तब हमारी ब्लैक इंक बनती है। तो करना क्या है कि इस तरह का पेपर लेना, स्ट्रिप्स लेनी है। इस स्ट्रिप्स को, यानी खास करके जो ब्लॉटिंग पेपर आता है, ब्लॉटिंग पेपर ना भी हो तो रफ कॉपी का जो पेज होता है वो ले लें। उसमें एक जगह पे ये ब्लैक डॉट लगा दें, फिर इसको, इस एंड को बीकर में पानी में टच कर दें। तो चूंकि इसमें पेपर में कैपिलरी सिस्टम होता है, पानी धीरे 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 पूरा पेपर गीला होना शुरू होगा, पानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जब पानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये जो डॉट लगा है इंक, इसमें जो इंक ज्यादा सोलुबल होगी, जो इंक ज्यादा सोलुबल होगी, जैसे ब्लू इंक ज्यादा सोलुबल है, तो पहले डिजॉल्व होकर के पानी में ऊपर चढ़ेगी, और रेड इंक कम सोलुबल है तो नीचे की तरफ ही रह जाएगी। सारे ब्लू इंक पानी के साथ साथ ऊपर चले जाएंगी और रेड इंक नीचे रह जाएगी। इस तरह से दोनों डाइज, दोनों कलर अलग अलग हो गए। क्रोमेटोग्राफी वर्ड इसलिए यूज किया गया है, क्रोमो का मतलब होता है कलर। क्रोमो मीन्स जनरली ये मेथड यूज होती है कलर को अलग अलग करने के लिए, इसलिए इसका नाम रखा गया क्रोमेटोग्राफी। प्रिंसिपल समझ आ गया। यहाँ रेड की सॉल्युबिलिटी कम है, ब्लू की ज्यादा है, इसलिए ब्लू जल्दी डिजॉल्व होकर के ऊपर चला जाएगा, रेड नीचे रहेगा। तो ये इसका यूज इस मेथड का जीवन में, एक तो ये हो गया कि डिफरेंट डाइज को अलग करने के लिए। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बच्चों कि जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उन्होंने अपने गेम से पहले कोई ड्रग्स तो नहीं ले लिया है, तो उनके ब्लड की टेस्टिंग होती है, तो ब्लड में से ड्रग को अलग करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। यूजेज में क्या लिखेंगे? यूज टू फाइंड ड्रग इन ब्लड ऑफ स्पोर्ट्समैन, ऑफ स्पोर्ट्समैन।
तो बच्चों, यूज टू फाइंड ड्रग इन ब्लड ऑफ स्पोर्ट्स मैन, पता कर लेते हैं अगर उनके ब्लड में ड्रग मिल जाता है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, गेम से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा है इसका यूज टू सेपरेट डिफरेंट यूजफुल डाइज, अलग अलग जो यूजफुल डाइज हैं उनको अलग करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो बच्चों, ये इसके बारे में इतना ही जानना आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब अगली बात करते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। ये इस मेथड में ये का यूज करते हैं प्योर कंपोनेंट पाने के लिए। ये एक ऐसी मेथड है जिसमें एकदम से हमको प्योर कंपोनेंट मिलता है। इसको कैसे करेंगे देखें, सिंपल सा तरीका है इसका। पहले आप बीकर में, मान लीजिए खास करके ये मेथड यूज होती है, कोई एक चीज सॉल्युबल है दूसरी इनसॉल्युबल, ठीक। तो ये मेथड का प्रिंसिपल क्या, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट। जैसे मान लो शक्कर जो है रेती में मिक्स हो गई है, शक्कर पानी में सॉल्युबल है, रेती पानी में सॉल्युबल नहीं है, ठीक। या कोई डस्ट पार्टिकल, क्ले है, मिट्टी है, ये नमक में मिक्स हो गई है, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी, इसका क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं। इस मेथड में क्या करना है आपको कि सबसे पहले सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, उस मिक्सचर को पानी में डिजोल्व करते जाएं करते जाएं करते जाएं, जब डिजोल्व होना बंद हो जाए तो गर्म करके भी डिजोल्व करें, ठीक। ये हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर उसको रख दें ठंडा होने के, अलाउ इट फॉर कूलिंग। धीरे धीरे जब कूलिंग होने लगेगी तो जो आपने उसमें जो सॉल्युबल मटेरियल है वो धीरे 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 जो एक्स्ट्रा डिजोल्व है वो धीरे धीरे सेटल होकर के नीचे क्रिस्टल के फॉर्म में सेटल होने लगेगा, ठीक है। जो भी शुगर आपने पानी गर्म कर करके उसमें, या जो भी कंपोनेंट पानी गर्म कर करके डिजोल्व किया है वो एक्स्ट्रा है, वो धीरे 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 क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। अब उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होंगी, केवल साल्ट के कंपोनेंट ही होंगे। और इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा है, हमको क्रिस्टल के फॉर्म में मटेरियल जो मिलता है वो एकदम से प्योर होता है। जरा इसके बारे में लिखते हैं, जरा से दो बातें। इसका प्रिंसिपल भी लिख लीजिए। दिस मेथड इज बेस्ड on difference in solubility of component of a mixture। मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनकी सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस पर ये डिपेंड करेगा। अब कैसे करेंगे वो मैंने बता दिया आपको। क्या करना है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना है और उसको कूल होने के लिए करना है। लिख देता हूं मैं, प्रिपेयर सुपर
saturated solution of mixture by heating। गर्म करके मिक्सचर को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करो। नाउ अलाउ टू कूल, ठंडा होने के अलाउ करिए। देन क्रिस्टल ऑफ साल्ट will प्योर क्रिस्टल कर लो। प्योर क्रिस्टल ऑफ साल्ट विल सेटल डाउन। साल्ट के प्योर क्रिस्टल जो है नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, इस मेथड इतना। थोड़ा सा ये मेथड इवेपोरेशन से कैसे डिफरेंस है ये भी लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। Pure crystals of salt is obtained। जबकि इवेपोरेशन में जो साल्ट मिलेगा वो प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं होगा। Some impure साल्ट इज ऑब्टेन्ड। पूरी तरह से इवेपोरेशन में पूरी तरह से प्योर साल्ट नहीं मिलेगा। और दूसरा क्रिस्टल फॉर्म इज ऑब्टेन्ड। और यहां पे मास फॉर्म मतलब ढेर इकट्ठा ढेली जैसा मास फॉर्म इज ऑब्टेन्ड। ये मेन दो डिफरेंस है इसके बच्चों। एक तीसरा और है, क्योंकि यहाँ पे हीट यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो फर्दर डिकम्पोज नहीं होते हैं, यहाँ पे ये फर्दर डिकम्पोज हो सकते हैं। हालांकि ये डिफरेंस कोई खास नहीं है, क्योंकि हम हीटिंग भी करते हैं कई बार इवेपोरेशन में। यहाँ पे हीटिंग करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं, इसलिए ये वाला बेस्ट नहीं है। ये 2 पॉइंट डिफरेंस के इसके सक्सेस हैं। अब बच्चों बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जो पानी का प्यूरिफिकेशन प्लांट जहाँ है वो कैसे काम करता है। वहाँ पर भी बहुत सारे पानी में कंपोनेंट होते हैं मिक्स होकर के, उनको कैसे कैसे अलग करते हैं। हमारे यहाँ पर भी जो नगरपालिका जो है प्यूरिफिकेशन प्लांट सेटल कर रखी है, वो कैसे काम करते हैं उसको देखते हैं। मेन सबसे पहले जो पानी होता है इस तरह से रिजर्वायर में होता है। वाटर इन रिजर्वायर मतलब डैम का पानी हो सकता है, नदी का हो सकता है, वहां भरा हुआ है। अब यहां से सबसे पहले पानी को भेजा जाएगा कहाँ?
सेटलमेंट टैंक में, सेटलिंग टैंक जिसको कहते हैं। इस टैंक का नाम होगा बच्चों सेटल टैंक, सेटलमेंट टैंक। या सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेशन टैंक में क्या होगा, हैवी चीजें धीरे 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 धीरे, मान लो पानी भरा है, यहां से जो थोड़े दिन के लिए पानी को रोक देंगे तो धीरे 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 हैवी चीजें नीचे बैठ जाएंगी। सॉलिड, यहां पर क्या होगा, सॉलिड जो सब्सटेंस है अलाउड सॉलिड टू सेटल, सॉलिड impurities are settled down। जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होती हैं वो यहां नीचे आकर के बैठ जाती हैं। ठीक, और जो पानी है उसको आगे भेजेंगे नेक्स्ट टैंक में जिसका नाम है लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में बच्चों अलम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? ऐसे पार्टिकल जो यहां सेटल नहीं हो पाए थे, पानी में सस्पेंडेड हैं, इसमें क्या मिला देंगे? एड अलम। अलम मतलब फिटकरी, फिटकरी का पाउडर मिला देंगे तो ये जो डस्ट पार्टिकल इसमें जो सस्पेंडेड हैं, अलम के पार्टिकल के ऊपर बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो लोड बढ़ गया उनका, लोड बढ़ गया तो क्या हो जाएंगे? नीचे आकर के वो भी बैठ जाएंगे। इसलिए इस टैंक को लोडिंग टैंक कहा गया है, क्योंकि पार्टिकल्स का लोड बढ़ा दिया जाता है। किसकी मदद से? अलम की मदद से। ठीक, अब इसको जो भेजेंगे अपन आगे पानी को, ऐसा टैंक जिसके अंदर जो है बच्चों ऊपर तो सैंड रहेगी, ऊपर क्या है ये सैंड, और यहां जो है ग्रेवल्स, छोटे छोटे ग्रेवल्स, और यहां बड़े ग्रेवल्स, इसको बोलते हैं कोर्स ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल। कंकड़, पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे छोटे, कंकड़, गिट्टी जिसको बोलते हैं, बड़ी गिट्टी और यहां छोटी गिट्टी, ये भी ग्रेवल है। ये स्मॉल साइज की ग्रेवल, सबसे ऊपर सैंड, फिर ये ग्रेवल, फिर बड़ी ग्रेवल। तो क्या होगा, जो पानी आएगा, जो वाटर यहां आएगा, सैंड में से होकर के नीचे आएगा। पार्टिकल जो भी छोटे मोटे बहुत बारीक पार्टिकल भी हों, वो भी सैंड के ऊपर रुक जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। फिर पानी नीचे होते होते यहां आएगा, अब यहां से पानी को बेचेंगे क्लोरीनेशन टैंक में। इस टैंक का नाम क्या है? क्लोरीनेशन टैंक। इसमें क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं या क्लोरीन गैस डिजोल्व करते हैं, तो जितने बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो सारे इसमें मर जाएंगे। और फिर यहां से पानी जो है हमारे घरों में चला आएगा, कहां? टू होम। घर पे पीने के काम में ये पानी आ जाएगा। देखो बच्चों, क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है? किल बैक्टीरिया। क्लोरीनेशन टैंक, इसमें क्या होता है? किल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। देख लो, फिर से समझ लो एक बार। पानी डैम से कहां आया?
सेडिमेंटेशन टैंक में जो भारी हैवी इम्प्योरिटीज होंगी सॉलिड, वो क्या होंगी, धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगी। फिर वो इम्प्योरिटीज जो पानी में नीचे बैठ नहीं रही है, ऊपर सस्पेंडेड है, उनको इस लोडिंग टैंक में लेंगे। यहाँ क्या मिला देंगे, एड अलम, फिटकरी मिला देंगे। तो फिटकरी के पार्टिकल जो हैं उन डस्ट पार्टिकल पर लोड हो जाएंगे, जिससे भारी हो जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। ये इम्प्योरिटीज। ठीक। अब पानी को अलाउ करेंगे बड़े टैंक में, जिसमें नीचे सैंड होगा, उसके नीचे ग्रेवल होंगे, छोटी गिट्टी, उसके नीचे बड़ी गिट्टी, कोर्स ग्रेवल। तो पानी ऊपर से छनता हुआ नीचे आएगा, पूरी इम्प्योरिटीज यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब एकदम से हमारे पास क्लीन पानी आया। लेकिन बैक्टीरिया की साइज बहुत छोटी है, हो सकता है वो यहाँ मरे न हो, खत्म न हो। इस टैंक में जैसे आएंगे, क्लोरीन गैस डिजोल्व करेंगे या ब्लीचिंग पाउडर मिला देंगे, जो कि बैक्टीरिया को मार देंगे। अब बैक्टीरिया मर गए। अब जो पानी आगे आया क्लीन आया, अब हमारे घरों को भेज दिया जाएगा पीने के। तो बच्चों, ये पूरा जो है फिल्ट्रेशन प्लांट का आपको डायग्राम आना चाहिए, और कौन से टैंक का क्या काम है ये भी आपको आना चाहिए। इस तरह से ये वाला हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ इम्प्योर वाटर हो गया, फिल्ट्रेशन ऑफ इम्प्योर वाटर। इस मेथड का नाम लिख देंगे फिल्ट्रेशन ऑफ इम्प्योर वाटर, यहां लिख देते हैं। जो इम्प्योर वाटर है उसका फिल्ट्रेशन करना, जो इम्प्योर वाटर है उसका फिल्ट्रेशन करना, छानना। इस तरह से हमारे घरों में जो पानी आता है, नगर पालिका उनका प्यूरिफिकेशन करती है, तब भेजती है। बच्चों, हमारी लास्ट मेथड है, हवा में जो डिफरेंट कंपोनेंट है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको हम कैसे अलग अलग कर रहे हैं। अब इनको अलग करने की जरूरत क्या है, बहुत जरूरत है। हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन चाहिए, इसी हवा में से प्योर ऑक्सीजन निकालते हैं। जो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूखी कार्बन डाइऑक्साइड, रेफ्रिजरेशन में यूज होती है, इसी हवा में से निकालते हैं। खाद की फैक्ट्री में खाद बनाने के लिए जो नाइट्रोजन चाहिए, वो इसी हवा में से निकालते हैं। तो इस तरह से तीनों कंपोनेंट को हम अलग करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। बच्चों, इसके लिए पहले एयर को फिल्टर करते हैं। क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिर एयर को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस मतलब बहुत प्रेशर देंगे, जिससे मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। इसके साथ ही कूलिंग भी करते हैं, ताकि मॉलिक्यूल पास पास आने में इजी हो। जब मॉलिक्यूल पास हो जाएंगे, कूलिंग होगा, तो हवा लिक्विड एयर में बदल जाती है। तो इसके लिए जो डायग्राम सिंपल सा है, यहां से एयर भेजेंगे, यहां ये फिल्टर प्लांट है, ये फिल्टर। फिर यहां से जो एयर फिल्टर होकर के आएगी, कहां पे, बड़े बॉक्स में, जिसमें कंप्रेसर लगे होते हैं। इस तरह से यहां पर क्या करते हैं, कंप्रेस और कंडेंस दोनों करते हैं। इसको बोलते हैं कंप्रेसर बॉक्स। ये नीचे से ऊपर जाएगा और वो ऊपर से नीचे जाएगा, जिससे यहाँ की जो एयर एकदम से दबेगी। और कूलिंग भी करते हैं। ये अलग वाले ले लो, यहां से जैसे यहां आएगा,
ये कंडेंसर, सिंपल ही रन दो। कंडेंसर का मतलब है पानी को एकदम से कूल करेगा। यहां से ठंडा पानी भेजेंगे, कोल्ड वाटर, और इस पाइप में से होके जाएगा पानी, ऐसा गोल गोल। इसमें से पानी जाएगा, इस पाइप में से होते हुए ऐसे 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 ऐसे, और जो यहाँ की जो हवा होगी जो इधर एयर, वापस यहाँ पानी निकल जाएगा, हॉट वाटर, और जो यहाँ एयर आएगी वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी एयर को पास करेंगे हम लोग एक चैम्बर से, इस चैम्बर में फिल्टर लगा रहता है ऐसा, जैसे एयर यहां आएगी जो CO2 है सॉलिड फॉर्म में करेक्ट हो जाएगी, और यहां से इसको बाहर ले लेते हैं। ड्राई आइस छन करके जो ड्राई आइस इधर बाहर आ जाएगी, और जो एयर बची हुई है उसको बिल्कुल कंप्रेस्ड एयर दबी प्रेशर के साथ इसको आगे भेजेंगे। ये जेट में से पास करेंगे, पतला मुंह, जेट मतलब पतला मुंह, और जैसे जेट में से पार होगी देखिए नीचे जो है इस तरह से ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, और यहां नाइट्रोजन, ये जेट है। जेट मतलब जिसका मुंह पतला हो, यहां पे एकदम पतला मुंह है तो एकदम एयर प्रेशर से आएगी लिक्विड एयर, और यहां जब बाहर जाएगी तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होते से ही ऑक्सीजन तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। नाइट्रोजन जो है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में रहेगी, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। यहाँ पे हमको जो है लिक्विड नाइट्रोजन मिलेगी, ऊपर जो है ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। इस तरह से मतलब सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस, और यहाँ ऑक्सीजन अलग हो गई, ये नाइट्रोजन अलग हो गई। इसको एक फ्लो चार्ट से भी दिखा सकते हैं, हमारे NCERT के बुक में भी दिया है फ्लो चार्ट के रूप में, मैं बना देता हूं। उसके बाद डायग्राम फिर से देख लें। हवा को कहां पार करना है, ये एयर आ रही है, कहां से जाएगी, फिल्टर में से, ये फिल्टर है, ये फिल्टर से कहां जाएगी, कंप्रेसर में, कंप्रेसर में उसका प्रेशर बढ़ा देंगे, फिर कहां जाएगी, कंडेंसर में, ये कंडेंसर है बच्चों, इसका नाम लिख लो। कंडेंसर में एयर जो है लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी, और ये जो लिक्विड एयर यहां आएगी तो ठंडक की वजह से, कूलिंग की वजह से CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड में सॉलिड CO2 में बदल जाएगी, इस फिल्टर पर से छन करके यहां आ जाएगी, और जो लिक्विड एयर है जेट के थ्रू जैसे ही बाहर जाएगी प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होते से ही नाइट्रोजन तो लिक्विड में रह जाएगी, ऑक्सीजन गैस में बदल जाएगी, अलग हो जाएगी। इस तरह से दोनों कंपोनेंट हमारे अलग अलग हो जाते हैं। इनमें इनका बॉइलिंग पॉइंट जरूर याद रखना, थोड़ा सा आप लोग कभी को पूछा जा सकता है। -193 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड का, और -183 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा है, और इसका कम है। भले ये माइनस की वैल्यू ध्यान देना, माइनस में जो बड़ी वैल्यू दिखती है वो छोटी होती है, और जो छोटी दिखती है वो बड़ी होती है। इंटीजर नंबर पढ़ना मैथमेटिक्स में, मैथ वाले सबसे पूछना। तो 193 छोटा है,
183 बढ़ा है, क्योंकि माइनस साइन लगी है, इसलिए ये जल्द लिक्विड में बना रह जाता है और ये गैस में बदल जाता है। तो बच्चों ये कंपोनेंट के यूज पता चल गया। ये कहाँ यूज होगा? CO2 रेफ्रिजरेटर में, और ये कहाँ होगा? फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में। ऑक्सीजन कहाँ यूज होगी? O2 हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में जाएगी। इस तरह से हमारे सभी कंपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं। लास्ट इसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं अपन। फ्लो चार्ट में कुछ नहीं बच्चों, यही दिखाना, एयर, फिल्टर, कंप्रेशर, कंडेंसर, देन जो है फिल्टर टू ड्राई आइस, देन जेट, CO2 एंड नाइट्रोजन, ये दिखा देना है। कई बुक्स में केवल आपके जो है फ्लो चार्ट ही दिया गया है, एग्जाम में भी फ्लो चार्ट ही पूछते हैं, ये डायग्राम बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आप इसको याद करना। फ्लो चार्ट टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ एयर। क्या लेंगे पहले देखिए, मैं ऐसे लिखता हूं, इसको ऊपर से ले लो। एयर, एयर कहां से गई? फिल्टर से। फिल्टर के बाद क्या आया था? कंप्रेशर। कंप्रेशर के बाद में कंडेंसर। कंडेंसर के बाद में फिल्टर, वापस फिल्टर CO2, किसको करना है? CO2 यानी ड्राई आइस। फिर कहां गया? जेट के थ्रू, किस लिए? टू सेपरेट लिक्विड नाइट्रोजन एंड गैस ऑक्सीजन। ये अलग हो गया, ये इसका फ्लो चार्ट हो गया सिंपल सा। अपने एयर को कहां भेजा? फिल्टर में से कचरा छाटने के लिए, फिर उसको कंप्रेशर में से भेजा प्रेशर बढ़ाने के लिए, फिर कंडेंसर में भेजा एयर को लिक्विड में बदलने के लिए, फिर फिल्टर से भेजा CO2, फिल्टर CO2 यानी ड्राई आइस के लिए, फिर जेट में से पास किया टू सेपरेट लिक्विड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के लिए। बच्चों इसके साथ ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। 8 पीरियड टोटल लगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, और इसको आप देखें, नोट्स बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।